हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिजिकल साइंस का भौतिक विज्ञान के 50 क्वेश्चनों का अध्ययन करने वाले हैं। आपकी कितनी तैयारी है? आप क्वेश्चनों को हल कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है जो आप देखते ही जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम की दृष्टि से एसएससी, बैंक, रेलवे सहित सभी सामान्य प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो देर न करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। आप बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा लैक्टोमीटर, चौथा है बैरोमीटर। जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं क्या होता है। हाइग्रोमीटर वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर आप जानते हैं दूध की शुद्धता का मापक है। और बैरोमीटर आप जानते होंगे वायुदाब का मापक है, वायु का मापक है। तो बैरोमीटर वायुदाब मापी बोलते हैं बैरोमीटर को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है स्पाइरल। हमारे आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग विभिन्न में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तापमान, दाब, घनत्व, इनसे विकिरण। आप बताइए जल्दी से। 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो तापमान होगा। तापमान। आगे चलते हैं। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन जिसको डायलिसिस बोलते हैं, विद्युत अपघटन, उपापचयन। ये चारों विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। हमें आशा है आपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। इसका आंसर होगा विद्युत अपघटय। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघटय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग पवन के बल और वेग के मापन के लिए किया जाता है? एमीटर, एनोमीटर, अल्टीमीटर या आइडियोमीटर। चारों विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर होने वाला है एनोमीटर, एनेमोमीटर। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग पवन के बल और वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो एनेमोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? पहला है नारंगी और नीला, दूसरा है श्वेत और काला, तीसरा है पीला और नीला, चौथा है लाल और हरा। इसका आंसर आप ढूंढ लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। लाल और हरा दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, लाल और हरा। आगे चलते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऊन कुचालक होते हैं। ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं। ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का ग्रहण नहीं करती। आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा, हमें आशा है। ऊन कुचालक होती हैं।
आगे चलते हैं। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की जो अवधि है वो दुगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, गुणक द्वारा बढ़ जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है। कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होने वाला है गुणक द्वारा घट जाती है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके जो दोलन की अवधि है वो गुणक द्वारा घट जाती है। आगे चलते हैं। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है। तीसरा है तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। चौथा है तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन करती है, सरकार की नीतियों में परिवर्तन होता है। विकल्प थोड़े लंबे हैं, इसके लिए समय है आपके पास। इसका जो आंसर होने वाला है कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। बाल को लपकते समय, आप खेलते होंगे, कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे नीचे की ओर लेता है या खींचता है? बल, संवेग, आवेग, कैच करने का समय। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप। इसका आंसर होने वाला है आवेग। आवेग को कम करने के लिए वो अपने तरफ खींचता है बाल लपकने के लिए। आगे चलते हैं। भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं? भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं? किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। चौथा है ध्रुव में ऊपरी ऊंचाई पर। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, आपके पास है 10 सेकेंड। तो इसका आंसर है एक निश्चित ऊंचाई पर। आगे चलते हैं। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेज हो जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है? विकल्प है बहुत गर्म होता है, अत्यधिक तूफानी होगा, शीतलहर आने वाला होगा, कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन सरल है आपके लिए। भौतिक विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैं अध्ययन करा रहा हूँ आपको। इसका आंसर होगा अत्यधिक तूफानी होगा। तूफान आने के संकेत होते हैं जब बैरोमीटर के अचानक रीडिंग बढ़ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी टावर के शीर्ष टॉप से समस्त स्त्री नहीं लिखा है, सम स्त्री रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद की ऊंचाई के बराबर होती है। यह ऊंचाई की कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? एक बार अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन अगर समझ में आए, कठिन क्वेश्चन जो होते हैं उनको समझना थोड़ा कठिन होता है, तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार आप अच्छे से पढ़िए, इसके बाद जवाब को ढूंढिए। किसी टावर के शीर्ष टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद की ऊंचाई के फुट की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताएं कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? वृत्त का, परवलय का, दीर्घवृत्त का और परवलय का। इसका आंसर आप अगर जानते होंगे तो विकल्प तो बहुत छोटे हैं, पर वलय का। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और शनि, शनि और यूरेनस।
आशा करते हैं ये क्वेश्चन सरल है और आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर होने वाला है मंगल और बृहस्पति के बीच जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धूम्र कोहरा उन स्थानों पर एक वायु प्रदूषक होता है जहां उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, वायु में अत्यधिक SO2 होता है। मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ दे रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। इसका आंसर ढूंढिए। इसका आंसर होगा वायु में अत्यधिक SO2 होता है तो धूम्र कोहरा की आप जानते होंगे सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। इसका आंसर आपको मालूम होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। वैसे ही रहती है। माध्यम के तापमान अगर घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रकाश की गति कम हो या बढ़ेगी, वैसे ही रहेगी। आगे चलते हैं, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे पहला है ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर का ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन अच्छा है वनडे एग्जाम की दृष्टि से। इसका होता है शरीर का जो ऊष्मा होता है उसको बाहर जाने से कपड़े क्या करते हैं, रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इसमें से किसी भी के द्वारा नहीं। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें जो ठंडा होता है, कह सकते हैं जो कम टेम्परेचर फ्रीजर का आप जानते होंगे रहता है, तो किस कारण होता है? फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। इसका आंसर आप ढूंढ चुके होंगे, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िए। हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंगों के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंगों के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। दूसरा है, लघु तरंगों में वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। लघु तरंगों के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं। परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए हैं और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं। इसका आंसर आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसका आंसर होगा लघु तरंगों द्वारा वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। लघु जो तरंग होते हैं वायुमंडलीय विक्षोभ का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी कारण हम उनको अच्छे से सुन सकते हैं। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? नोल और रुस्का है, रॉबर्ट कोच, लेवेनहुक और सीपी स्वानसन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? नोल है, गोल नहीं है। नोल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, लेवेनहुक, सीपी स्वानसन। इसका आंसर होगा नोल और रुस्का द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया। जब बस सहसा मोड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, आगे की ओर या झुक जाता है। इसका क्या कारण है? उस पर बाहर की ओर घर्षण होता है, गति का जड़त्व प्रभाव होता है, संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर होने वाला है गति का जड़त्व। प्रथम नियम आप पढ़े होंगे न्यूटन का, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
इसकी समय अवधि 24 घंटे की है। इसका कोणीय वेग पृथ्वी की अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है। यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। यह विषुवत रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है। विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार अच्छे से पढ़िए। इनकी समय अवधि 24 घंटे है। इनकी कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है। यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होते हैं। यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है। इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा। यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। आगे चलते हैं। दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है। अगर दाब को बढ़ा दिया जाए तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? आप बताएं। चारों विकल्प आपके सामने हैं। बर्फ़ में शुद्धि पर निर्भर करता है। दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। आगे चलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें किसमें से नहीं होकर गुजरती हैं? निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अनुदैर्ध्य की बात हो रही है। जो प्रकाश होता है वो अनुदैर्ध्य होता है और निर्वात में गमन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगे की बात हो रही है, जो कि आपको इसका आंसर देना है निर्वात। निर्वात में ये नहीं गुजर सकती। आगे चलते हैं। आज मैं 25 क्वेश्चनों को ही हल करूंगा। पिछले इसका वीडियो दूसरा पार्ट लेके आएंगे हम, उसमें 25 क्वेश्चनों को हम अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिक अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु, जल, शोर, तापीय। इसका आंसर आपको मालूम होगा। छोटा क्वेश्चन है। वायु के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का जो है प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। और जब बर्फ़ में दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है, वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं। इसका कारण है वेंडरवल के बल के कारण, द्विध्रुवी आघूर्ण के कारण, हाइड्रोजन आबंध रचना के कारण, सहसंयोजन आकर्षण के कारण। इसका आंसर आपको मालूम होगा। हाइड्रोजन आबंधन के कारण ये ऐसा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसे क्वेश्चन यहाँ पे रखेगा आपके सामने उनको भी जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।